बहू, बहुत हो गया, बहुत भेज लिया तुमने अपने मायके पैसे। हम तुम्हें शादी करके इस घर में लेके आए हैं, इसलिए नहीं कि तुम कमाओगी और सारा पैसा उठाकर अपने मायके भेज दोगी। और ये कैसी है तुम्हारी माँ, उसे जरा भी शर्म नहीं आती। लोग बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते और ये बेटी की कमाई खा रही है। बस करिए माँ, बहुत हो गया आपका। श्रेया अपनी शादी से पहले ही जब विनय के परिवार वाले उसे देखने के लिए आए थे तो अकेले में श्रेया ने विनय से कहा था, विनय, मेरे घर की हालत आपके सामने है। मेरे पापा हैं नहीं, भाई छोटा है 15 साल का, माँ हार्ट की पेशेंट हैं। ले देकर इस घर की सारी जिम्मेदारी अब बस मेरे ही ऊपर है। लेकिन दुनिया वालों, समाज के चलते माँ मेरी शादी करने के लिए परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्हें किसी की बातें बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए माँ की परेशानी देखकर मैं शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर आप शादी के बाद भी जब तक मेरा भाई खुद अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, माँ के अपने इस घर के खर्चे ना चलाने लगे, तब तक मैं अपनी पूरी सैलरी माँ को देती रहूँगी। अगर आपको इससे कोई भी आपत्ति नहीं है तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। विनय बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। श्रेया की बातें सुनकर विनय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, श्रेया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी बस तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी है। मैं भी अपनी ओर से तुम्हारी मदद करूँगा। विनय की बातें सुन श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। पापा के जाने के बाद विनय ही पहले इंसान थे जिन्होंने श्रेया से ये कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। उसे ऐसा ही तो जीवन साथी चाहिए था जो उसकी तकलीफ में, उसके दुख सुख में उसका साथ दे। शादी के समय तो विनय के परिवार वालों ने भी हाँ में हाँ मिलाए थे, लेकिन जैसे ही श्रेया शादी करके घर आई, कुछ दिनों बाद ही श्रेया की सास बिमला जी श्रेया से कुछ ना कुछ फरमाइश करके सामान मंगवाने लगी। नई नई ससुराल में आई श्रेया सास को मना भी नहीं कर पाती और ना ही विनय को कुछ भी बता पाती। कहीं विनय को ये ना लगे कि नौकरी करने के बाद अगर माँ श्रेया से कुछ मंगा लेती है तो श्रेया को बुरा लग रहा है। बस यही सोच के श्रेया ना विनय से कुछ कह पाती, ना अपनी सास को ही मना कर पाती। श्रेया सुबह 9 बजे ऑफिस जाती और शाम को 5 बजे आने के बाद घर का सारा काम भी संभालती थी। घर का, ऑफिस का, दोनों ही काम श्रेया बखूबी निभा रही थी। हर महीने की 5 तारीख को उसकी सैलरी भी आ जाती। बस अपने लिए कुछ पैसे रखकर बाकी सारा पैसा अपनी माँ को दे देती। एक दिन बातों ही बातों में बिमला जी ने श्रेया से पूछ भी लिया, श्रेया बहू, तुम्हारी सैलरी कब आती है? उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। श्रेया ने कहा, माँ जी, मेरी सैलरी हर महीने की 5 तारीख को आ जाती है और कल 5 तारीख है, तो कल मेरी सैलरी आ जाएगी और मैं अब बस अपने लिए खर्च के कुछ पैसे रखकर बाकी पैसे माँ को दे देती हूँ। बताया तो था मैंने आपसे, शादी से पहले ही बताया था। लेकिन तब की बात में और अब की बात में बहुत अंतर हो गया है। श्रेया को सास की बातें बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसके बोलने का तरीका ही बड़ा अजीब सा था। लेकिन श्रेया ने उतना ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन जैसे ही श्रेया की सैलरी मिली, दोपहर को ही बिमला जी का फ़ोन आ जाता है, बहू, आज जल्दी घर आ जाना, मुझे घर का कुछ सामान लेने जाना है। विनय की आज मीटिंग है, इसलिए वो थोड़ा लेट आएगा, तो तुम ही मेरे साथ चलना। अब घर के कामों के लिए श्रेया सास को ना कैसे बोले। उसने टाइम से आने के लिए बोल फ़ोन रख दिया और शाम को जैसे ही घर पहुंची तो देखा बिमला जी एकदम तैयार बैठी थीं। अपने साथ 2-3 थैला भी ले रखी थीं। जैसे ही श्रेया घर पहुंची, बिमला जी तुरंत उसके साथ मार्केट निकल पड़ती हैं और राशन की दुकान से जाकर अच्छा खासा पूरे महीने का राशन भरवा लेती हैं। और जैसे ही पैसे देने की बात होती है, वो अपना पर्स ढूंढने लगती हैं। सास को इधर उधर देखता देख श्रेया ने जब उनसे पूछा, माँ जी, क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रही हैं? तो बिमला जी ने कहा, बहू, लगता है मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गई। अब पैसे कैसे दूं? पैसे तो पर्स में ही रखे थे। श्रेया ने देखा माँ जी ने ये बात इतनी तेज बोली कि दुकानदार और आसपास के ग्राहक सबकी नज़रें दोनों पर ही थीं। अब सामान लिया हुआ वापस तो नहीं कर सकते। मजबूरी में श्रेया को पैसे देने पड़े, और पैसे भी कोई 2,000-4,000 नहीं, बल्कि पूरे 10,000 के राशन बिमला जी ने खरीद लिए थे। बेचारी श्रेया मुश्किल से 25,000 सैलरी पाती थी, जिसमें से 5,000 अपने लिए रखकर वो 20,000 माँ को देती, जिसमें से 8,000 तो उसके घर का किराया चला जाता था। 5,000 भाई के ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस में चली जाती। बाकी बचा 7,000, जिसमें से बिजली का बिल,
गैस का बिल, राशन, पानी, घर का सामान, श्रेया की माँ के इलाज के पैसे, सब कुछ इतने में ही करना था। लेकिन इस बार श्रेया के 10,000 रुपये तो यहाँ राशन की दुकान पर ही ख़त्म हो गए। अगर वो अपने लिए भी पैसे नहीं रखे तो भी इस महीने वो माँ के खर्चे के लिए पूरे पैसे नहीं दे पाएगी। उसने एक बार सोचा भी कि बिना से बातें करूं, लेकिन फिर उसे लगा कि वो अपने घर का खर्चा ही देखते हैं और मैं अपनी पूरी सैलरी उठाकर माँ को दे देती हूँ, तब बिना कुछ कहते भी नहीं। इतना कम है जो मैं उनसे अलग से पैसे मांगूं? बस कुछ मर्यादा को सोचकर वो चुप हो जाती है और इस बार 15,000 रुपये ही माँ को देते हुए बोल दी, माँ इस बार आप मकान मालिक को बोल देना कि इस महीने का किराया वो अगले महीने में ले लेंगे, बाकी का खर्चा आप आराम से चला सकते हो। जैसे तैसे मकान मालिक से रिक्वेस्ट करके अगले महीने किराया लेने के लिए मान गया, जिससे श्रेया को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अगले महीने फिर जैसे ही 5 तारीख आती है, बिमला जी सारा राशन दुकानदार से घर पर ही मंगवा कर गायब हो जाती हैं। बिना रात को 8 बजे आते थे और श्रेया 5 बजे ही आ जाती थी। बिमला जी ने दुकानदार को 6 बजे का राशन लेकर आने के लिए बोल दिया और 6 बजने से पहले ही वो कॉलोनी में किसी के घर चली गई। जब दुकानदार राशन लेकर आया तो श्रेया इस बार ऐसे फंसी कि घर में ना बिना है ना माची। अब वो पैसा मांगे भी तो किससे मांगे? दुकान वाला बिना पैसे लिए वापस जाने वाला भी नहीं था। अब श्रेया को कहीं ना कहीं शक भी हो गया कि हो ना हो ये सब माँ जी जानबूझ कर रही हैं। अभी घर के राशन ख़त्म भी नहीं हुए थे जो माँ जी ने एक बार में फिर से इतने सारे राशन मंगवा लिए और मंगवाया भी तो ऐसे टाइम पे कि घर पे बस मैं ही रहूं। सच में रो पड़ी थी श्रेया। इस बार भी वो बिमला जी की जाल में फंस चुकी थी और मन मारकर उसने दुकान वाले को पैसे दिए। इधर श्रेया के मायके से मकान मालिक 1 महीने बाद किराए की मांग करने लगा और उसे 2 महीने का किराया चाहिए था। 2 महीने के किराए का मतलब 16,000 रुपये। यहाँ घर का खर्चा चलना मुश्किल था, ऊपर से 16,000 रुपये का किराया अलग से। घर की हालत देख श्रेया की माँ भी परेशान हो जाती। छोटी छोटी बातों में उनको घबराहट होती थी, जिसके चलते उनकी बीपी बढ़ जाती। एक दिन श्रेया की माँ ने उसे फ़ोन पर मकान मालिक के बारे में बताया कि वो किराए की मांग करने लगा है, उसे 2 महीने का किराया चाहिए। एक तो श्रेया अपनी सास की हरकतों से परेशान थी, दूसरे माँ ने जब मकान मालिक के बारे में बताया तो वो एकदम से परेशान हो उठी और उल्टा ही माँ के ऊपर गुस्सा हो जाती है। मना किया था ना मैंने आपको कि अभी मेरी शादी मत करो जब तक कि राहुल की पढ़ाई पूरी ना हो जाए और वो कुछ करने ना लगे, लेकिन आपको तो मेरी बात सुनाई ही नहीं देती थी। दुनिया समाज की बातें सुनकर आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी और उसी का नतीजा है कि मैं पैसे कमाते हुए भी आपको पूरे पैसे नहीं दे पा रही, क्योंकि विनय की माँ जितनी सीधी दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। शादी से पहले मैंने उन लोगों को ये बात बताई थी, लेकिन अब इनडायरेक्टली ही सही, माँ जी जैसे ही मेरी सैलरी आती है उसमें से आधे पैसे तो वो घर के राशन में ही लगवा देती हैं और मुझे ऐसे माहौल में फंसा देती हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे पैसे देने पड़ते हैं। श्रेया की बातें सुनकर उसकी माँ बेचारी चुप हो जाती है। अब वो कहे भी तो क्या। इस बार जैसे ही 5 तारीख आई, श्रेया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसको डर था कि कहीं माँ जी इस बार भी उसे फ़ोन ना कर दें। वो दिन भर फ़ोन को ही देखती रही, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी बिमला जी का फ़ोन नहीं आया तो श्रेया ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, बिमला जी एकदम तैयार बैठी थी और श्रेया को देखते ही बोली, बहू चल चल जल्दी करो, बहुत लेट हो गया। आज मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही, कुछ सामान खरीदना है, फटाफट उल्टे पाँव ही निकल लो। इस बार श्रेया बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहती थी, क्योंकि 2 महीने से मकान मालिक का किराया नहीं दिया हुआ था। अगर इस बार भी नहीं दिया तो कहीं माँ और भाई को घर से बेघर ना कर दे, बस यही डर उसके मन में था। इसलिए उसने कहा, माँ जी थोड़ी देर रुकिए, विनय आते ही। अरे नहीं नहीं बहू, विनय के आने में अभी बहुत टाइम है, मैंने बात की थी उससे, आज भी उसको कोई ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए उसको आने में लेट हो जाएगा। सास की बातें सुन श्रेया सोचने लगी कि अभी 10 मिनट पहले ही तो विनय से मेरी बात हुई थी। विनय कह रहे थे कि मैं भी घर पहुंचने ही वाला हूं, आज जल्दी छुट्टी हो गई, फिर माँ जी मुझसे झूठ क्यों बोल रही। अरे बहू, खड़े खड़े सोचती रहोगी या चलोगी भी। हाँ माँ जी चलती हूँ, बस 10 मिनट, विनय रास्ते में ही हैं, वो आ जाए फिर पैसे लेके चलते हैं। क्यों पैसे लेके चलते हैं? आज तो तुम्हारी भी सैलरी आई होगी, तो वो पैसे क्या हुए? माँ जी
आपको पता है ना, वो पैसे मैं अपनी माँ को देती हूँ। देखो बहू, साफ साफ बता देती हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा। बहू, तुम हमारे घर की हो, कमाती हो और पैसे मायके वालों को देती हो। अरे कैसे रीति रिवाज हैं तुम्हारे मायके में? लड़की वाले लड़की के घर का पानी तक पीना नहीं चाहते, और तुम्हारी माँ अपनी ही बेटी की पूरी कमाई खा रही है, बैठकर उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही। तुम्हारा भाई छोटा है तो क्या हुआ, कुछ काम धंधा करने के लायक है। आज तक तुम्हें जितना कुछ करना था तुमने कर लिया। अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम यहाँ की जिम्मेदारी देखो, वहाँ की जिम्मेदारी देखने के लिए तुम्हारा भाई है। लेकिन वो बहुत छोटा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ? सास का ऐसा रवैया देखकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गया। वो रोने लगती है। सही तो कहा माँ ने। तभी पीछे से विनय की आवाज़ आई। बिमला जी ने मुड़ के देखा, सामने विनय खड़ा था। विनय को देख उनकी बोलती ही बंद हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि विनय इतनी जल्दी घर आ गया। श्रेया हैरान होकर विनय को देखने लगी। विनय अपनी माँ से कहते हैं, माँ सही कह रही हो तुम, अब श्रेया इस घर की बहू है तो उसे इस घर की जिम्मेदारी देखनी चाहिए, और ठीक वैसे ही मैं भी तो उस घर का दामाद हूँ, इसलिए मुझे उस घर की जिम्मेदारी देखनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? बीवी का नशा चढ़ गया है क्या? माँ की बातें सुन विनय मुस्कुराने लगा और बोला, ये तुम बोल रही हो माँ? तुम तो ऐसी नहीं थी। आपको पता था ना कि श्रेया के मायके की हालत कैसी है। नौकरी कोई वो अपनी शौक से नहीं कर रही, मजबूरी है उसकी। उसका भाई अभी छोटा है, जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाए तब तक श्रेया को नौकरी करनी ही पड़ेगी। और ये बात तो आपको शादी से पहले ही पता थी, फिर भी आप। माँ, आपको तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। आपकी बहू एक साथ दो दो घर संभाल रही है। माँ, मैं श्रेया को नौकरी नहीं कराना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है जो उसे नौकरी करवा रही है। और जैसे ही श्रेया का भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन ही मैं श्रेया से नौकरी छुड़वा दूंगा, क्योंकि वो बहुत थक चुकी है। इतनी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देखा हुआ है। माँ, हमारे घर में कमी किस चीज़ की है? मैं तो हूँ ना आपका बेटा। आपको जो चीज़ चाहिए आप मुझसे मांगो ना। ऐसा कभी हुआ है आपने कुछ कहा हो और मैंने नहीं किया हो? फिर आप श्रेया के पैसों के पीछे क्यों पड़ी हैं? विनय ने बातें तो थोड़ी तीखी बोली थी, लेकिन इतने प्यार से बोली कि बिमला जी खुद ही शर्म से गड़ी जा रही थी। वो अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस करने लगी और चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। विनय श्रेया के पास जाता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, श्रेया तुम परेशान मत हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। विनय की प्यार भरी बातें सुन श्रेया अपने आप को रोक नहीं पाती है और विनय को पकड़ के रो पड़ती है। इधर बिमला जी, फिर उनकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो श्रेया से घर का कोई भी सामान मंगवाएं या फिर उसके पैसों के बारे में कोई भी खबर रखें। दोस्तों, ये मात्र एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।